बताइए, आवाज बताइए, आवाज आवाज बताइए जी। शुभम कुमार, राम राम जी, राम राम। आवाज आ रही है शुभम जी? आवाज बताइए, आवाज आ रही है? राम राम जी, गुड मॉर्निंग, क्लियर है वॉइस? गुड। याद किया आपने कल का? जी आ रही है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून ट्विंकल। तो याद किया आपने सभी? जय हिंद सचिन, जय हिंद। कल का रिवीजन किया आपने, याद है या नहीं कल वाला? गुड नून, गुड नून नान, नाज अंसारी, गुड नून। तो कल हमने जो आपके पुरातात्विक स्रोत थे उसमें हमने अभिलेख देखे थे जी। दीपेश पटेल, सीतापुर वालों, जय हिंद। याद किए है ना? तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ जैसे ऑफलाइन की तरह पूछते हैं, बताना दो चार क्वेश्चन। जब का बोगज कोई अभिलेखता किसने खोजा था, उसका खोजकर्ता कौन था जी? जी राज, गुड आफ्टरनून। ज्योति, बब्बन, सभी को गुड आफ्टरनून। मुझे आप ये बताइए, किसने खोजा था बोगज कोई अभिलेख? बीकल ने। कहां पर है? स्थान कहाँ है इसका, स्थान जी? स्थान कहां पर है इसका? बीकल ने खोजा कहां पर? किस जगह से मिला है बोगज को ये अभिलेख? ये सन नहीं पूछेगा, मैं लिखवा दिया, लेकिन पूछता नहीं है सन। 1907 में ठीक है, बहुत रेयर पूछता है, फिर मैं लिखवा दिया था जी। मध्य एशिया, एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की। जी सचिन, इसमें चार देवताओं को साक्षी बनाया गया है। चारों के नाम, मतलब नाम नहीं, चलो नाम ही बता दो। नाम तो थोड़ा आप कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। लिपिस की कीलक थी। चलो उससे आगे चलते हैं, ठीक है, कल से आगे बस आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो जो ही बेटर होगा, वरना फायदा कुछ नहीं है पढ़ने का बिना रिवीजन के, ठीक है जी। अब देखो, कुछ जो आपके अभिलेख से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ तथ्य हैं। तो कुछ जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य अभिलेख से संबंधित, अभिलेखों से संबंधित जो कुछ तथ्य पूछ लेता है आपका डायरेक्ट ऐसी, तो उनको जानेंगे थोड़ा फैक्ट के पॉइंट के माध्यम से, ठीक है जी। हाँ जी ज्योति, वही भाषा थी, बस आप रिवीजन करते रहें। हाँ जी इंद्र मित्र, वरुण, ना सकते बोले तो अश्वनी कुमार, शशि गुड आफ्टरनून जी। तो कुछ तथ्य देखते हैं इससे संबंधित। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम हूण हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला, जब का जानकारी हूण आक्रमण की मिली है, आक्रमण की जानकारी देने वाला, जानकारी, ये बेसिक पॉइंट पूछ लेता है। जानकारी देने वाला अभिलेख सबसे पहले जो हूण आक्रमण हुआ था, यहां पर आगे आप जानेंगे हूण आक्रमण को, लेकिन पॉइंट के आधार पर लिखवा रहा हूं इसका, आपका सोर्स के आधार पर। जानकारी देने वाला स्कंद गुप्त का, बाद में स्कंद गुप्त को भी जानेंगे हम, फिलहाल सोर्सेस के माध्यम से बता रहे हैं तो जस्ट पॉइंट के हिसाब से। स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी।
आपने नाम सुना होगा भीतरी स्तंभ लेख, जस्ट पूछ लेता है, भीतरी स्तंभ लेख है, लेख है। जी शशि यहां से शुरू नहीं हुआ, तीसरी क्लास है आज, परसों शुरू हो गया था जी, तीसरी क्लास है आज, अभी सोर्सेस चल रहे हैं। कल हमने सोर्सेस शुरू किए थे, स्रोत प्राचीन भारत को जानने के, और उसमें आपको साहित्य को पुरातात्विक स्रोत बताए थे। पुरातात्विक स्रोत में हम आगे चल रहे हैं, अभिलेख जो पहला है उसको कल बताया था, अभिलेख के माध्यम से, अभिलेख के बारे में, उसी को हम पढ़ रहे हैं। 3 क्लास हो गया, आपकी तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आप पुरानी क्लास से देख सकते हैं, और जो आपकी क्लास कंटेंट में शो नहीं हो रही है तो आपका आज वो शो हो जाएंगी, क्योंकि इस बार भाई 2 दिन से छुट्टी पर थे, वही टेक्निकल देखते हैं, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, ये तीसरी क्लास है जी, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की जानकारी देने वाला, की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख, प्रथम अभिलेख। हाँ जी, इसके बाद जरूर लेना, शुरुआती क्लास जरूर देखना, जब भी आपको समझ में आएगी आगे क्लास है, ठीक है जी। अभिलेख सोहगोरा अभिलेख, अभिलेख सोहगोरा है, सोहगोरा, सोहगोरा। देखिए जो आपका सोहगोरा अभिलेख है ना, ये मौर्य काल से संबंधित है, और आपका ये गोरखपुर से मिला है, गोरखपुर से मिला है, लिख देता हूं मैं, गोरखपुर से मिला है, गोरखपुर। पूछ सकता कहां से मिला है इसके बारे में, गोरखपुर से मिला है, और ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित, काल से संबंधित है जी। ये सोगोरा जो अभिलेख है संबंधित है, यहां से पूछ लेता है कि भाई ये वाला जो अभिलेख है किससे संबंधित है, मौर्य युग से, और कहां से, सोहगोरा, आपका एक जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछ लेता है, तो बेसिक क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहा है, जब समस्या ज्यादा होती है, मान लो कोई टफ क्वेश्चन है ज्यादा, तो दूसरा भी गलत कर सकता है उसको, आप भी गलत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक को यदि कोई दूसरा सही कर लेता, आप गलत कर लेते, तो वहां समस्या हो जाती है, ठीक है जी। रेशम बुन करो, जो रेशम बुनते थे, रेशम बुन करो की एक श्रेणियां होती थी, इनके प्रमुख को सार्थवाहक कहा जाता, आगे हम महाजनपद काल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सोर्स के माध्यम से बता रहा हूँ, पॉइंट के माध्यम से बता रहा हूँ। रेशम बुनकरों की श्रेणियों, आगे हम जानेंगे रेशम बुनकर क्या थे और इनकी श्रेणियां, इसको विस्तार से जानेंगे। श्रेणियों की जानकारी, की जानकारी देने वाला, देने वाला, जानकारी देने वाला मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है। पूछ सकता है कि भाई रेशक, जबकि रेशम बुनकर की श्रेणी आती है, उनकी जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो आपका मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर। एक पॉइंट और देखते हैं, सती प्रथा वाला काफी पूछ लेता है कि भी सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहां से मिलता है और कौन महिला सती हुई थी उसका, उसके बारे में। सती प्रथा, जौहर प्रथा दोनों अलग अलग हैं, इसमें लिखेंगे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है, पहला लिखित साक्ष्य, साक्ष्य भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख, ऐरण, ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। इससे बताया गया कोई
एक महिला थी, एक राजा भोज थे, उनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। और सती प्रथा को आपको पता है किसने समाप्त करा दिया बाद में? राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, जानेंगे इनको आधुनिक इतिहास में, दोनों के बारे में विस्तार से। ठीक है जी, तो हमने कुछ ये पॉइंट जाने, एक दो बेसिक जो पूछ लेता है। ठीक है जी, यानी सर्वप्रथम हुण आक्रमण की जानकारी हमें देने वाला जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है। बाकी जो हम राजाओं की वंशावली पढ़ेंगे तो जानेंगे स्कंदगुप्त कौन था। ठीक है, दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला जो पहला अभिलेख है, दुर्भिक्ष को अकाल कहा जाता है, वो आपका सोहगोरा अभिलेख है। ये आपका गोरखपुर क्षेत्र से मिला है और मौर्य काल से संबंधित है। जी अनिकेश पाल, गुड आफ्टरनून। रेशम बुनकर की जो श्रेणियां थी, जानेंगे रेशम श्रेणियां किसको बोलते हैं। मंसूर अभिलेख था, बाद में हम जानेंगे कि श्रेणियां क्या था, सार्तवा क्या था, बहुत सारी चीजें। सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य मिलता है वो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है। एक राजा थे, राजा भोज कहा जाता है, उनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। ठीक है जी, राजा भोज। अब देखो इससे संबंधित कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है मिलान के लिए, एक दो अभिलेख देगा, उसका मिलान के लिए पूछ लेगा। एक तरफ आपका अभिलेख होगा, एक तरफ शासक होगा। एक तरफ होगा महत्वपूर्ण अभिलेख, ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, और एक तरफ शासक। यह तो डायरेक्ट पूछ लेगा, छोटे मोटे एग्जाम तो डायरेक्ट पूछ लेता है, थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम तो आपका मिलान के लिए दे देता है कि बताइए इनका मिलान कीजिए। तो इनको देखते हैं, पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, बेसिक है, लेकिन मैं इस बैच को बिल्कुल जीरो मान के पढ़ा रहा हूँ। आप में से अगर कोई पढ़ा भी है मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल फ्रेश बैच है, उसी के आधार पर मैं चल रहा हूँ। हाथी गुम्फा अभिलेख, पहला अभिलेख लिखता हूँ, फिर इनके शासक लिख दूंगा। ठीक है जी, इस अभिलेख के बारे में कहा जाता है, जब आपका हाथी गुफा अभिलेख है तो आपका तिथि रहित अभिलेख है, इसमें डेट नहीं लिखी है, अगर डेट तो पूछता भी नहीं है। अगला प्रयाग स्तंभ लेख, बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा। प्रयाग बोले तो इलाहाबाद या प्रयाग। हालांकि इसको जो हम अशोक को इसको पढ़ेंगे, अकबर वगैरह का इसको विस्तार से जानेंगे थोड़ा, अभी हम इनको सोर्स के माध्यम से जान रहे हैं। अगला मंदसौर अभिलेख, मंदसौर इनके शासक पूछ लेता है डायरेक्ट या मिलान के रूप में, मंदसौर अभिलेख। अगला है आपका ग्वालियर अभिलेख। देखो अभिलेख तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको पढ़ने जो एग्जाम में पूछता है ग्वालियर अभिलेख, वरना आपको ये 50 अभिलेख लिखवा दूंगा, फायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, कॉपी भरने के अलावा कुछ नहीं होगा। अगला देवपाड़ा अभिलेख, अगर अभिलेख से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बनेगा, या फिर ध्यान रखना जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर कोई चीज चर्चा में रहती है वहां से क्वेश्चन बनता है। जो करंट अफेयर्स होता है आपका हाईलाइटर का कार्य करता है। मान लो कोई जगह चर्चा में रही तो उसको आप पढ़ेंगे, उसके सारे डायमेंशन, मान लो कोई द्वीप हुआ कि किस समुद्र का ये किनारा बिनारा नदी, सारा उसके आसपास का क्षेत्र पढ़ना चाहिए। जी जनाब रंजीत गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब देखो जो हाथी गुम्फा भी लेकर, आपको पता बड़ा बेसिक है, एक राजा थे कलिंगराज खारवेल, जो चेदी वंश के थे। ये इनका है कलिंगराज खारवेल, कलिंग राज खारवेल का है, इनका वंशी पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया और आपका वनडे में भी, एसएससी वगैरह में। कलिंगराज खारवेल, चाहो तो लिख रहे हो चेदी वंश के थे, चेदी वंश, इनका वंशी पूछा गया है। ठीक है जी, ये तो सभी को पता भी कलिंगराज खारवेल का है, लेकिन पूछ लिया उन्होंने, वंश पूछ लिया, वहां दिक्कत होगी बच्चों को ना, अच्छा वंश क्या है इसका। ठीक है जी, प्रयाग स्तंभ आपको पता बड़ा फेमस है, समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त को हम जानेंगे जब इसकी वंशावली पढ़ेंगे। जब हम
गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपका मंदसौर अभिलेख है, जो आपका मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन का है, मालवा नरेश यशोवर्मन, नरेश यशोवर्मन। फिर आपका जो आपका ग्वालियर अभिलेख है, ये पता है आपको किसका है? प्रतिहार नरेश का नाम सुना होगा, हम गुर्जर प्रतिहार बस पढ़ेंगे। प्रतिहार नरेश भोज को जानेंगे थोड़ा, बाकी गुर्जर प्रतिहारों को जानेंगे जो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है जी। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे जब जानेंगे। बाकी आपका देव पढ़ा अभिलेख जी, समुद्रगुप्त का है जी, शशि, बिल्कुल। बाकी आपका जो आपका देव पढ़ा अभिलेख है, ये बंगाल के शासक से विजयसेन उनका है, बंगाल के शासक विजयसेन का, बंगाल के शासक विजयसेन। तो यहां से मिलान के लिए पूछ लेता है, आपको रोजाना रिवाइज करना है, आपको याद होना चाहिए विजयसेन, ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो इनका मिलान के लिए पूछ लेता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगरा खारवेल का, इसके बारे में कहा जाता है तिथि रहित अभिलेख है, इस पर तिथि नहीं है, तिथि रहित अभिलेख है, चाहे तो लिख सकते हो आप, याद रखना। ऐसे ही पूछ लेता कौन सा अभिलेख तिथि रहित है। हाथी गुम्फा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मंदसौर, ग्वालियर आपका देवपाड़ा, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो अभिलेख आपके समाप्त हुए आपके एग्जाम के लेवल पर, जो आपका यूपीएससी का एग्जाम का लेवल है उसके आधार पर। बाकी उससे भी कोई अगर और एग्जाम है तो उससे भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। लेवल थोड़ा ऊपर ही रखूंगा, चिंता मत करना आप, कंटेंट की टेंशन मत लेना जरा सी भी, ठीक है। बहुत सारे लोग इतिहास पढ़े होंगे उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, कोई बात नहीं। तो हमने, अगर आपको याद हो, जो इतिहास को जानने के स्रोत थे आपके पुरातात्विक और आपके साहित्यिक। पुरातात्विक हमने सबसे पहले अभिलेख को जाना था, अगर आपने कल की क्लास होगी तो आपको पता होगा अभिलेख, ठीक है। अभिलेख हमने फिनिश कर दिए। फिर आपका हमने यहाँ पर थे सिक्के, कॉइन्स, थोड़ा इसको जानेंगे हम, सिक्के, सिक्के को जानेंगे पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, सिक्के जी। पहले इसको समझते हैं फिर आगे चलते हैं। तो जो हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, तो उसके माध्यम से जो दूसरा आपका सिक्के है यानी कॉइन्स। अब देखो यदि मैं सिक्कों की बात करूं, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। कोई बात नहीं, मैं जीरो समझ के पढ़ा रहा हूं सभी को, अगर आपको आता भी है, मैं तो बच्चे सभी बिल्कुल बेसिक से। तो मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, यदि सिक्कों की बात करें, पहला भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, मुद्रा शास्त्र का जनक पूछा कौन है, किसको कहा जाता है, ठीक है जी। भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। और दूसरा, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहां से दो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, बाकी उसके बाद भी समझाता हूं। सिक्कों का अध्ययन, ये तो बड़ा फेमस है, अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, जानते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा सिक्कों से। देखो पहली बात तो सिक्कों से मैं किसी भी शासक की राजनीतिक, आर्थिक, कोई भी शासक उसका राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बातें पता चलती हैं, ठीक है। बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले दो क्वेश्चन है बेसिक। हाँ जी राज, बिल्कुल, ये तो आपने सही बताया, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स, हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश वाले हिंदी में लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है इनको। न्यूमिस्मैटिक्स, और गूगल करके नहीं बताना, कभी गूगल करके बताएं आप ईमानदारी से, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। फिर इससे आगे चलते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक एक व्यक्ति था, जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 में अभिलेख को पढ़ा था, उसके अशोक के, जेम्स प्रिंसेप।
देखो जेम्स प्रिंसेप के ही, जब का जेम्स प्रिंसेप था, इसको भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है, जो आपका वर्तमान का प्रयागराज है। पता नहीं हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, कम ही आएंगे, सबसे ज्यादा आपका पॉलिटी से आएंगे, हिस्ट्री से 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन जीवन में एक एग्जाम थोड़ी देना, बहुत सारे एग्जाम देना, एक बार सही से हिस्ट्री पढ़ लो, फिर इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है जी, सिलेबस के अनुसार। जी दुर्गेश, तो एक व्यक्ति था भारतीय मुद्रा शास्त्र का जन्म, इसको जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, पूछ लेता है। इलाहाबाद में 1910 के आसपास इसने यहां पर टकसाल स्थापित की थी, सही रूप से नियंत्रण स्थापित किया टकसालों पर। हाँ जी बिल्कुल, हिस्ट्री क्लियर करनी है, पढ़िए हिस्ट्री को, कोई समस्या हमसे बताइए, ठीक है। हाँ जी, तो 2 बेसिक क्वेश्चन हो गए। और दूसरी बात क्या है, देखिए, जो हम जानेंगे, मतलब थोड़ा समझते हैं इसको। अगर हम इतिहास की बात करें तो आप ये समझिए, लगभग 206 ईसा पूर्व से, यानी बीसी, बिफोर क्रस्ट, 206 ईसा पूर्व से, और आपका लगभग 300 ईस्वी तक का, जो 300 ईस्वी तक का इतिहास है, ईस्वी यानी एडी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एडी, एनो डोमनी, आफ्टर दैट, ईडी तक का जो इतिहास है, ईस्वी तक का इतिहास हमें सिक्कों से ही पता चलता है। और कई सारे शासक तो ऐसे हैं, यदि उनके सिक्के ना मिलते तो उनके बारे में जान नहीं पाते, सिक्कों से ही पता चलता है, से ही पता चलता है, ठीक है जी, पता चलता है। अब देखो ऐसा है जी, मैंने कल ही थोड़ा सा बताया था, अब सिक्कों से इतिहास कैसे पता चलता है। मान लो कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र से कोई सिक्का मिला है, किसी क्षेत्र से सिक्कों की मात्रा अधिक मिली है, और पता पड़ा कि भाई इस पर इस शासक का अंकन है, तो अंदाजा लगाया कि ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता होगा। अब मान लो हमको पता है कि भाई इस क्षेत्र में ये राजा या ये शासक शासन कर रहा था, उसके सिक्के मिलते, देखा भाई शुद्ध सोने के बढ़िया हैं, तो अनुमान लगाएगा कि भाई इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ठीक है। अब कहीं देखते हैं कि किसी सिक्कों में खोट है, मिलावट है, तो अंदाजा ये लगाते हैं इतिहासकार कि भाई इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, तो आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जो सिक्कों पर अंकन होता है, मान लो किसी देवी का, देवता का, या सूर्य का, जो भी है, उसकी धार्मिक भावना का पता चलता है, किस धर्म के आधार पर वो सोचता था, किस धर्म को उसने पैसे दिया, किस धर्म को आश्रय दिया, बहुत सारी चीजें हमें सिक्कों से ही पता चलती हैं, ठीक है जी। तो पहली बात, सिक्के, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप, सिक्कों का अध्ययन नॉर्मल बात है, सभी जानते हैं, नहीं जानते हो अब जान जाओगे, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। दूसरा, 206 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से, ठीक है, यानी बीसी से, और 300 ईस्वी तक का इतिहास हमें सिक्कों से ही पता चलता है। तो सिक्कों की ये खास बात है, ठीक है। जैसे एक ही स्थान से बहुत ज्यादा सिक्के मिले हैं, तो ये पता चलता है ये क्षेत्र इस शासक के अंतर्गत रहा होगा। जैसे आपने सुना होगा बयाना, बयाना जो आपका भरतपुर में है, बयाना जो आपका भरतपुर में है, तो जो आपका ये बयाना है, जो आपका बयाना क्षेत्र है, ये भरतपुर के आसपास है, राजस्थान का जो भरतपुर है, और यहां से जो गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं। सबसे बड़ी निधि गुप्तों की, जो सिक्कों की निधि, जखीरा या ढेर कह सकते हैं, जो मिला है वो आपका भरतपुर के बयाना से मिला है। तो अंदाजा लगाया कि भाई यहां पर इनका, हाँ जी, किसी के नाम से भी कोइन चला देते थे, राजा लोग थे, किसी के नाम से भी चलाए जी। जो जहांगीर पढ़ेंगे आप आगे, जहांगीर नूरजा, तो बहुत प्रभाव था जहांगीर के समय नूरजा का, तो उसके नाम से भी उसने कई सारे सिक्के चला दिए। तो राजा थे ना, शासक थे ना वो तो। अब ये थोड़ी कि हम छाप दे, तो हम तो जाली नोट के तहत कोई सिक्का भी छाप दे तो दिक्कत हो जाएगी, केस लग जाएगा, लेकिन वो शासक तो कुछ भी करें, ठीक है जी। तो फिर आगे चलते हैं थोड़ा इससे संबंधित। अब देखो सिक्कों को थोड़ा बेसिक बात होगी। अब यहाँ एक पॉइंट और लिखेंगे हम, पहले आपने सिक्का, हमने यहाँ सिक्का लिखा इस तरह से, सिक्के, ठीक है जी। हमने एक बात जानी कि
भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, आपको पता कौन था? भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक, मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप, ठीक है जी, जेम्स प्रिंसेप। सिक्कों का अध्ययन आपको पता है, न्यू मिसमैटिक्स, ये बता चुका आपको। लगभग आपका 206 बीसी से और आपका 300 एडी का इतिहास हमें सिक्कों से ही पता चलता है, सिक्कों से ही। अब इसको एक कंजक्शन के लिए एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, हमें नियमित सिक्के जो में सही रूप से सिक्के मिलने शुरू हुए ना, जो में सही रूप से सिक्के मिलने हुए नियमित सिक्के, वो लगभग आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिले हैं। नियमित सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं। भाई राजा लोग थे वो कुछ भी करें, ताजमहल बनवा डाला, शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में इतना पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद जो दूसरा पैसा खर्च करने चला तो उसके बेटे ने कहा नहीं पिताजी अब बस बहुत हो गया, अब सारा बर्बाद मत कीजिए, और उसको पकड़ के डाल दिया फिर कारागार में, ठीक है जी। आगे जानेंगे हम। मनोज क्या पूछ रहे हैं समझा नहीं मैं। बयाना निधि, अच्छा बयाना, देखो बयाना एक स्थान का नाम है, बयाना एक स्थान है, अभी हम जानेंगे इसको, एक स्थान है, और आपका राजस्थान के भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। और जो आपके गुप्तों को पढ़ेंगे ना, गुप्त काल पढ़ेंगे, अब जो गुप्तों के सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं, गुप्तों का सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे बड़ा उनके सिक्कों का जखीरा कह दो, ढेर कह दो, बयाना से मिला है, ठीक है जी। तो बयाना एक स्थान है जी जनाब मनोज, ठीक है। तो बयाना एक स्थान है। तो मैंने सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं। एक पॉइंट तो लिखता हूं फिर चालू करते हैं। इसमें लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में देखो, भारतीय उपमहाद्वीप तो पता है ना, ज्योग्राफी पढ़ी है ना, जो भारत से अतिरिक्त और जो आसपास के जो देश आते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो आरंभिक सिक्के मिलते हैं, आरंभिक सिक्के जो मिले हैं, आरंभिक सिक्के आहत सिक्के थे, इंग्लिश में बोलते हैं पंचमार्क, आहत सिक्के थे, ठीक है जी। चलो हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं, ठीक है मनोज, ओके। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट है, क्योंकि यहां से भी वन लाइनर के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है तो कुछ नहीं छूटना चाहिए। पहला पॉइंट है जी कि हमें नियमित सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं, और आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो आरंभिक सिक्के मिले हैं वो आपके आहत सिक्के थे, आहत सिक्के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहत सिक्के की, आपको समझाता हूं। पहले इसका हेडिंग डालते हैं, आपको हेडिंग डालना आहत सिक्के, आहत इंग्लिश बोलते हैं पंचमार्क, आहत सिक्के। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि भाई जो भारतीय महाद्वीप में जो आरंभिक सिक्के मिले हैं वो कौन से हैं, वो आपके नहीं कौन से हैं, वो जो कौन से सिक्के मिले, आहत सिक्के मिले हैं या पंचमार्क। देखो ये सबसे शुरुआती सिक्के हैं जो भारतीय महाद्वीप मिले हैं। आहत सिक्के इनको इसलिए कहा जाता है, एक इन पे ठप्पा मारा जाता है, इनको जिससे किसी को आहत कर देते ना, ज्योति राजकोष नहीं कह सकते, राजकोष उनका अलग था, वो मिल गए हैं बस, जो भी है एक ढेर उनका सिक्कों का। तो इनको ऐसे मारते थे सिक्कों को, इन पे मोहर लगाते थे, उसको आहत कर देते, तो आहत सिक्के कहा गया इनको। तो इनको सबसे पहले आहत सिक्के कहा गया है, जो सबसे पहले आरंभिक सिक्के आहत सिक्के मिले थे,
ठीक है। अब यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा कि इनको आहत सिक्के नाम किसने दिया। तो पहला हम लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल ने, वासुदेव शरण अग्रवाल पूछता है इसको आहत सिक्के नाम किसने दिया। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको आहत नाम दिया, यानी आहत सिक्के, इनको आहत नाम दिया। पहला पॉइंट, आहत नाम दिया। देखो कुछ भी चीज यदि आपको समझ नहीं आती हो बता देना, वरना मेरी कोशिश रहती है एक चीज में समझाता हुआ चलूं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि रटना, आपको सारी चीजें समझनी है और समझ कर ही आपको पढ़ना है। हाँ जी, ये ठप्पा लगा देना इस तरह से, आहत कर देना उनको, तो उसको आहत बोला गया है। और जो आहत सिक्के नाम दिया है इनको पूछ सकता है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया इनको आहत सिक्के नाम। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको नाम दिया है आहत सिक्के का। अब पूछ सकता है कि इनको पंचमार्क किसने नाम दिया है। पंचमार्क तो लिखेंगे पंचमार्क, वहां इंग्लिश में हिंदी में लिख दो, पंचमार्क जेम्स प्रिंसेप ने कहा। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने कहा। क्लियर है जी यहां तक इनको। तो यदि पूछे कि आहत सिक्के क्या थे, तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप में जो आरंभिक सिक्के में उनको आहत सिक्के कहा गया है, उन पर एक ऐसे ठप्पा सा लगा दिया जाता था, आहत कर दिया जाता था। ठीक है, जैसे आप किसी में मारोगे ना खींच के चांटा तो उसको आहत कर दोगे ना इस तरह से, ऐसी तो उन पर एक ठप्पा लगा तो आहत हो गए। जो उनकी सेप थी बिगड़ गई ना आहत, लेकिन मोहर्सी लगानी भी जरूरी थी, आहत कर दिया इनको। तो सबसे पहले जो आहत नाम दिया इनको वो किसने दिया, वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया है। और जिनको इंग्लिश में पंचमार्क जो कहा, पंचमार्क कहा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है जी, क्लियर। यहां तो कोई समस्या भाई किसी को, कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे चलें। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, एक पॉइंट से हो गया। अब दूसरा लिखेंगे, ऐसे बनाने डायग्राम, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, इसको थोड़ा इसके यहां से इस आधार पर इसका नोट्स आप फ्लो चार्ट में बनाए, कैसी बनाए आपकी इच्छा है, मैं आपको थोड़ा फ्लो चार्ट में बनवा देता हूं। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, तीसरा इसमें। अब यहां से पूछ लेता है जी भाई, जो आहत सिक्के हैं जिनको वासुदेव शरण अग्रवाल ने आहत नाम दिया है, ठीक है, और पंचमार्क किसने कहा है, जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क कहा है, तो यहां से पूछ सकता है ये किस धातु के हैं। तो इसमें लिखेंगे अधिकांश चांदी के टुकड़े, अधिकांश चांदी के टुकड़े, शॉर्ट में लिखूंगा समझ जाना आप, पूरी थोड़ी नहीं लिखूंगा। अधिकांश चांदी के टुकड़े कुछ तांबे के हैं, कुछ तांबे के हैं। ठीक है जी, यानी कि जो हमें पंचमार्क चांदी, हाँ जी सिल्वर चांदी, यानी कि जो हमें पंचमार्क मिले हैं, जो हमें आहत सिक्के मिले हैं, तो अधिकांश रूप में तो चांदी के हैं, लेकिन कुछ आपके चांदी के साथ साथ तांबे के मिले हैं। तो पूछ सकता कुछ चांद आपके तांबे के टुकड़े में। ठीक है जी, बाकी एक पॉइंट तो लिखेंगे इसमें, समस्त आहत सिक्कों पर, समस्त आहत सिक्कों पर, आहत सिक्कों पर, सिक्कों पर अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। सूर्य का अंकन से मतलब है सिक्कों पर ऐसे बनाया था ना, सूर्य टाइप ऐसे ऐसे अंकित कर दिया, सूर्य का अंकन हुआ है। ठीक है जी, अनिवार्य रूप से इनके क्या मिलता है हमें, सूर्य अंकित मिलता है इन पर, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन बनाता है कि बताइए, अगर थोड़ा टफ बनाएगा, देखो आसान तो कोई भी कर लेगा, आसान क्वेश्चन जो जस्ट फैक्चुअल होता है। अगर यहां से क्वेश्चन बना दिया कि बताइए इनमें से आहत सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। मान लो पहला स्टेटमेंट देगा कि आहत सिक्कों को आहत नाम वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया, जबकि पंचमार्क इनको जेम्स प्रिंसेप ने कहा। ठीक है, दूसरा देगा कि अधिकांश आहत सिक्के चांदी के टुकड़े हैं,
जबकि कुछ तांबे के भी हैं। तीसरा देगा कि समस्त आहा सिक्कों पर अनिवार्य रूप से चंद्रमा का अंकन हुआ है। ठीक है, तो पकड़ लेंगे ना क्वेश्चन आप इस तरह से, भाई चंद्रमा का अंकन नहीं हुआ है, सूर्य का अंकन हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बनाता है, क्वेश्चन टफ कोई वहां से थोड़ी लाता हो विदेश से हो, बस चीजों को घुमा देता है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको रट के नहीं पढ़ना है, फैक्चुअल नहीं पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सही प्रकार से कर पाएंगे, तो समस्या नहीं होगी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है जी। हाँ, तुमने बताई बात आहत सिक्कों के बारे में कि भाई वासुदेव शरण अग्रवाल ने आहत का, पंचमार्क जेम्स बिशप ने कहा अधिकांश चांदी के टुकड़े कुछ तांबे के हैं, समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। ठीक है, अब एक पॉइंट तो लिखते हैं इसमें, इनके नाम इसमें लिखेंगे, इसमें लिखिए इन्हें कारसापण, जो इनके नाम दिए गए हैं, इन्हें कारसापण पूछ सकता है कि आहत सिक्कों को किस किस नाम से जाना जाता है। इन्हें कारसापण, धरण, कारसापण, धरण, सतमान, निष्क और सतमान हम आगे पढ़ेंगे जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। सतमान आदि नाम से जाना जाता है, आदि नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है जी, तो इनके नाम कारसापण, धरण, सतमान इत्यादि नाम है जिस नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, किनका मतलब बताइए शशि, किनका मतलब पूछ रहे हैं आप बताइए। इनको नाम दिए गए हैं, आहत सिक्के, आहत सिक्के तो विभिन्न प्रकार, यानी कि जितने भी आहत किसको का, सभी सिक्के जिस पर ठप्पा लगा जिसको आहत कहा गया, इनको भी अलग अलग नाम से जाना गया है। मान लो जैसे चांदी का है, कुछ तांबे के हैं, इस तरह से तो उनको नाम दिए गए हैं। जैसे हमारे सिक्के मान लो एक ही धातु के हैं, अब मान लो हमने नाम दे दिया 1 रुपए का, 2 रुपए का, तुमने एक अंकन कर दिया ना उसके मैथमेटिक के अनुसार, लेकिन इनको नाम दिए गए हैं। किसी को कारसापण कहा गया है, कहीं किसी को धरण कहा गया है, किसी को आपका सतमान कहा गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आहत सिक्के को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ओके समझ गए जी। तो कारसापण, धरण, सतमान आदि नाम से जाना जाता है। तो भाई यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताइए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, फिर आगे चलते हैं, 2-4 पॉइंट और देखते हैं से संबंधित जी। सभी लोग बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है ना, विजन समझ आ रहा है ना आपको जी। बताइए फिर आगे चलते हैं, कोई किसी को दिक्कत हो तो बताइए आहत सिक्कों के बारे में। डन जी, चलो एक पॉइंट और लिखेंगे अभी इसमें, बाकी 1-2 फैक्ट देखेंगे इसके। तो इसमें लिखेंगे इन सिक्कों पर लेख नहीं मिलते, यानी कुछ लिखा नहीं मिलता खास तौर पर। इन सिक्कों पर, इन सिक्कों पर लेख नहीं मिलते, नहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है खास, लेख नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। देखो ऐसा है, जो आपके आहत सिक्के हैं इन पर कोई खास लिखा हुआ नहीं है, कोई लेख नहीं मिलते इन पर, आहत सिक्कों पर, ठीक है। लेकिन विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिलती हैं, जैसे वनस्पति जी, ट्विंकल, जैसे वनस्पति, वनस्पति जानते हो ना, पेड़ पौधे, जैसे वनस्पति हुआ आपका, लिख देता हूं, नहीं मिलते हैं। जबकि वनस्पति, जंतु, कहीं कहीं मनुष्यों को अंकित किया गया, ऐसे बना दिया हो इस तरह से। जबकि वनस्पति, जंतु, मनुष्य का अंकन मिलता है, आकृति से बनाते हैं ना जो कार्टून टाइप, मनुष्य का अंकन मिलता है। ध्यान रखना, इन पर लेख नहीं मिलते हैं जी, अंकन मिलता है जी। कोई दिक्कत, एवरीथिंग क्लियर और नो। लाइव अधिक से अधिक आया करो यार, ठीक है जी। जनाब आलोक यादव जी नमस्ते जी, तो लाइव अधिक से दे आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। तो आहत सिक्कों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एंगल से घुमा ले, किसी भी आधार पर क्वेश्चन पूछे, अगर आप इसको पढ़कर रिवाइज करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। अब यहां से एक पॉइंट और लिखेंगे जो पूछता है 1-2, ठीक है। आहत सिक्के
तो उसमें लिखेंगे हम, यहां से पूछ सकता कि आहत सिक्कों की प्राप्ति सर्वप्रथम कहां से हुई है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो लेंगे आहत आहत सिक्कों की प्राप्ति, आहत सिक्कों की प्राप्ति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, शताब्दी ईसा पूर्व है, ध्यान रखना, 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था कर्नल कोल्डवेल। शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल, कर्नल कोल्डवेल को तमिलनाडु से हुई थी जी। कर्नल कोल्डवेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर की स्थान आपने सुना होगा, कोयम्बटूर से हुई। तो सबसे पहले पूछता है कि भाई आहत सिक्कों की प्राप्ति सबसे पहले कहां से हुई थी। जी जनाब मनोज यादव, नमस्ते जी। तो एक तमिलनाडु का एक जगह है कोयम्बटूर, वहां से हुई थी। और आपका जनाब थे कर्नल कोल्डवेल, इन्होंने इसको ढूंढा था। ठीक है जी। आहत सिक्कों से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन पूछता है, उम्मीद करता हूं यहां से वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है जी। आहत सिक्के हो गए जो पूछता है मुख्यतः। तो हमने आहत सिक्कों के बारे में जाना, जो लोग बाद में जुड़े उनको बता दूं। ठीक है जी। अब यहां से क्वेश्चन आता है, आपने एक नाम सुना होगा हिंदी यवन या इंडो ग्रीक। ये हिंदी यवन या इंडो ग्रीक जो शासक थे, इनको हम जानेंगे आगे, इनकी वंशावली जानेंगे, कहां से आए, इनका विस्तार क्षेत्र जानेंगे। वो हम विस्तार के आधार पर जानेंगे जब हम आगे इतिहास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं। और प्राचीन इतिहास के स्रोत को मैंने पुरातात्विक स्रोत और आपका साहित्यिक स्रोत में बांटा था, लेकिन अभी हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो हमने अभिलेख पढ़े थे, फिर हमने सिक्कों की बात कर रहे हैं। सिक्कों के माध्यम से सबसे पहले हमने आहत सिक्कों को जाना, और आहत सिक्कों के बाद अब हम जानेंगे इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के। ये नाम है जी एक कर्नल कोल्डवेल, कहां गए जी, जो कर्नल कोल्डवेल था ना, ये कह रहा है कि कर्नल कोल्डवेल, ये आपका एक नाम है। इस व्यक्ति को सबसे पहले सिक्के मिले थे, आहत सिक्के। ये इसका नाम है कर्नल कोल्डवेल। जैसे नाम होता है रामपाल, विजयपाल, धर्मपाल, सुरेश, नरेश, मुकेश, कोई ढूंढ ले कोई सुरेश, नरेश, मुकेश की हमको चीज मिल गई। तो सबसे पहले जो आहत सिक्के जो ढूंढे, वो इसने ढूंढे थे कर्नल कोल्डवेल ने, और ये आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ढूंढे थे। ठीक है जी। ठीक है जनाब मनोज, जान गए ना, कर्नल कोल्डवेल एक इस नाम का व्यक्ति था, और इसने आहत सिक्कों की प्राप्ति की थी। सबसे पहले इसने ढूंढे थे ये, और आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। ठीक है जी। आहत सिक्के, हमने आहत सिक्के को जाना। अब आगे चलते हैं हम हिंदी यवन शासकों के सिक्के। हालांकि हिंदी यवन को हम विस्तार से जानेंगे, तो आपको लिखना है, इनको हिंदी यवन कह देते हैं, इंडो ग्रीक भी कह देते हैं। इनके कई नाम मिलते हैं, हिंदी यवन या इंडो ग्रीक। लिखेंगे हिंदी यवन या इंडो ग्रीक, इंग्लिश में इंडो ग्रीक, ग्रीक शासकों के सिक्के, शासकों के सिक्के। ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं इंडो ग्रीक। अभी हम सोर्स के आधार पर पढ़ रहे हैं, बाकी इनको विस्तार से तो जानेंगे। ठीक है जी। जी मनोज, क्लियर हो गया आपका। कर्नल कोल्डवेल एक व्यक्ति था। ठीक है जी। अब इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले, बड़ा फेमस, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो इन लोगों ने चलाए थे।
हाँ, इनको क्या बैक्टीरिया बोल देते हैं, ग्रीक, वही हिंदी यवन बैक्टीरिया ग्रीक, लेकिन हिंदी यवन या इनको हिंदी यूनानी बोल देते हैं। इंग्लिश में एक ही इंडो ग्रीक, इंग्लिश में याद रखना, इनको हिंदू यूनानी बोल देते हैं या आपका हिंदी यवनी बोल देते हैं। आगे इनको जानेंगे हम, ठीक है, पढ़ेंगे इनको आगे हम। तो पहला पॉइंट इसमें जो सबसे फेमस है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए इन्होंने। पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सोने के यानी गोल्ड, इन लोगों ने चलाए थे, सिक्के चलाए। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। अगर पूछे कि भाई सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इन्होंने चलाए थे हिंदी यवन या आपका इंडो ग्रीक ने, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अब देखो यहां से पूछ सकता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आप फंस जाओगे। अगर पूछे कि भाई जो आपके हिंदी यवन शासक थे, भारत में उनकी मुख्यतः जो सिक्के हैं, जो उनकी मुद्राएं हैं, वो किस धातु की है मुख्यतः? अगर मुख्यतः बात करें तो उनकी सोने की नहीं है, बेशक उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। अगर उनकी बात करें, भारत में इनकी मुख्यतः मुद्राएं चांदी और तांबे की हैं, लेकिन सबसे पहले बेशक जी ट्विंकल, बिल्कुल भूत बन जाएगा उस एग्जाम का जो आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और इत्मीनान से उस एग्जाम को देकर आइए, ठीक है जी। हाँ, तुम कहाँ थे? हाँ, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में इनकी, भारत में भारत में इनकी मुद्राएं या सिक्के, मुद्राएं मुख्यतः चांदी, चांदी और तांबे की है। मुख्य रूप से देखो उन्होंने चलाए थे भाई तांबे और सिक्के के, सबसे ज्यादा सिक्के तांबे और चांदी के। हालांकि अलग बात है, सबसे पहले भारत में सोने के इन्होंने चलाए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो बच्चे ज्यादातर क्या करेंगे, अगर पूछ ले कि बताइए इंडो ग्रीक जो शासक थे, उनकी मुख्य रूप से मुद्राएं भारत में कौन सी हैं जो मुख्य रूप से चलाई उन्होंने ज्यादातर, तो बच्चों को पता है सबसे पहले सोने के चलाए। आपका गोल्ड लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से उन्होंने चांदी और तांबे के चलाए थे, लेकिन सबसे पहले अलग बात है कि सोने के चला दिए थे, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा लिखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम, पूछता है विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम एक धातु है निकल, आपने सुना होगा निकिल, सर्वप्रथम निकिल की मुद्राएं, निकिल धातु की मुद्रा या सिक्के, मुद्रा इन्होंने ही चलाई। अगर आप सुबह पूरी दुनिया में निकिल के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो इन्होंने ही चलाए थे, ठीक है जी। तो आपको बताना इंडो ग्रीक, निकिल धातु की मुद्रा भी सबसे पहले इन्होंने ही चलाई थी, ठीक है जी। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया था? इन लोगों ने किया था। इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य, लेख, ये बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को, लिखवाने का कार्य, लेख लिखवाने का कार्य, लेख लिखवाने का कार्य लिखेंगे, कार्य हिंदी यवन शासकों ने किया, हिंदी यवन शासकों ने ही किया, शासकों ने ही किया। जो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखवाएंगे ना, तो ये लोग लिखवाएंगे, ठीक है जी। तो 4 पॉइंट क्लियर हुए इनसे संबंधित हमारे। जो पूछ सकता है कि भाई हाँ भाई इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है जी। यानी सबसे पहले सोने के सिक्के इन लोगों ने चलाए। भारत में इनकी जो मुख्यतः मुद्राएं हैं, इनकी मुद्राएं मुख्यतः चांदी और तांबे की है, अगर मुख्यतः पूछे, हालांकि बेशक उन्होंने पहले सोने के सिक्के चलाए हैं। विश्व में सर्वप्रथम जो निकिल धातु की मुद्राएं इन लोगों ने चलाई, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनसे पहले किसी ने निकिल की मुद्राएं नहीं चलाई, ठीक है जी। अगला, सर्वप्रथम सिक्कों का, जो सिक्कों पर लेख लिखवाए जाएंगे,
कुछ भी लेख इनका शासक से संबंध कुछ भी, तो ये कार्य भी सबसे पहले इन्होंने किया था। ठीक है जी, सबसे पहले इन्होंने किया था ये कार्य भी। अब यहां से पूछ सकता है इनमें कौन कौन से सिक्के चलाए थे, इसमें लिखेंगे एक पॉइंट तो लिखना है इसमें, इनके सिक्कों की सबसे बड़ी निधि, जो सबसे बड़ा जखीरा मिला है, इनके सिक्कों की सबसे बड़ी निधि, इनके सिक्कों की सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ी निधि या सबसे बड़ा जखीरा या सबसे बड़ा ढेर, सबसे बड़ी निधि मीरज कहा, मीरज कहा से मिली है। मीरज का पता आपको कहां है? मीरज कहा जी, पूछ सकता है कि बताइए सबसे बड़ी निधि इंडो ग्रीक जो शासक थे उनके सिक्कों की निधि कहां से, तो मीरज कहां से मिली है जी। जानते हो कहां पर है मीरज कहा? ज्योग्राफी पढ़ी है? हिंदूकुश पर्वत तो पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, हिंदूकुश पर्वत, जो अब ऐसे जाके हिंदूकुश पर्वत का क्षेत्र है जो हिंदूकुश पर्वत के जो उत्तर में पड़ता है, मीरज का है। अब तो खैर उधर चला गया पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं है। चौथा मीरज कहा कहां पड़ता है? हिंदूकुश, हिंदूकुश पर्वत के उत्तर में, पर्वत के उत्तर में स्थित है ये क्षेत्र, उत्तर में स्थित। ठीक है जी, तो मीरज कहा हिंदूकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। तो भाई और बहनों कोई समस्या हो तो बताइए, यहां तक समझ आ रहा है जी? एक विजन क्लियर हो रहा है ना? चीजों को रटना नहीं है, समझना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कभी इसमें मार नहीं खाएंगे। अगर आप सिर्फ फैक्ट के पीछे पढ़ेंगे, फैक्ट फैक्ट फैक्ट, कुछ नहीं होगा जी। क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो समय का पता नहीं पड़ता है, 1:30 बजने वाला है। तो एक बार देख लेते हमने क्या जाना था आज। पुरानी क्लास जरूर देख लेना, ठीक है जी। हमने देखो पहले इसको कल वाला पोर्शन पूरा किया था, जो आपके अभिलेख थे, कुछ फैक्ट बताए थे अभिलेख से संबंधित कि सर्वप्रथम होणाक्रमण की जानकारी देने वाला अभिलेख स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की जानकारी देने वाला प्रथम सोहग गोरा है, जो कि गोरखपुर से मिला है, मौर्य काल से संबंधित है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी आपका मंदसौर है। सती प्रथा को लेकर आपका एरन अभिलेख है कि भानुगुप्ता को इसकी पत्नी सती हुई थी। फिर हमने जाना था जी, ये कुछ अभिलेख जाने थे, पूछ लेता मिलाने के लिए कि भाई हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो कलिंगराज खालवेल का, चेदी वंश का था, कलिंगराज खालवेल पूछ लेता है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का, जानेंगे आगे हम इसको, समुद्रगुप्त को कौन था। मंदसौर अभिलेख है, मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ठीक है, आपका ग्वालियर अभिलेख है, प्रतिहार नरेश, हमने जस्ट जाने थे, आगे चलते हैं। फिर हमने जो हमारा पुरातात्विक स्रोत में हमने सिक्का, जो हमारा दूसरा पोर्शन सिक्के हैं, हमने सिक्कों को जाना। फिर मैंने बताया कि जो सिक्कों, जो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप है, सिक्कों का द न्यूज पैटिक्स कहलाता है। आपका 206 बीसी से 300 ईसा पूर्व तक का इतिहास हमें सिक्कों से पता चलता है। फिर मैंने आपको बताया इन समय किसी शासक की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक बातें पता पड़ती है सिक्कों के आधार पर ही, कि अगर किसी सिक्कों में खोट है तो वो गरीब हो रहा था शासक, शुद्ध सिक्के हैं तो उसका वर्चस्व अच्छा था, पैसा था उसके पास। मान लो सिक्कों पर किसी देवी देवता का जो भी चिन्ह है उसके आधार पर धार्मिकता का उसका पता लगाएंगे, सामाजिक बहुत सारी चीजें हम पता लगाएंगे। ठीक है जी, हाँ। फिर हमने जाना हाथ सिक्कों के बारे में। हाथ सिक्के जी, हाथ सिक्कों मैंने बताया कि सबसे पहले आहत जो नाम दिया जी, ससी हाँ, 2 क्लास जरूर लेना पुरानी अपनी, जब भी आपका विजन क्लियर होगा, जब भी आप समझ पाएंगे। आहत सिक्कों को मैंने बताया कि भाई सबसे पहले आहत, इनको वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनको आहत नाम दिया, पंचमार जेम्स प्रिंसेप ने दिया। ठीक है जी, और समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। ठीक है, इन सिक्कों पर लेख नहीं मिलते, लेकिन वनस्पति, जंतु, मनुष्य का अंकन हुआ है। ऐसे कोई मनुष्य ऐसे बना दिया इस तरह से, ये मनुष्य हो गया, ये पूरा मनुष्य का चित्र नहीं है। ठीक है जी, अधिकांश चांदी के टुकड़े हैं, कुछ तांबे की है। इन्हें कारसपर, धृण, सतमान आदि के नाम से जाना जाता है। आहत सिक्कों को हमने जाना। ठीक है, फिर 5 में हमने देखा सिक्कों में ही अगला पोर्शन जो हमारा सिक्कों में, जी। फिर हमने हिंदी एवं शासकों के बारे में जाना, जो यहां से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं इनसे संबंधित। पहला कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, सर्वप्रथम सोने के सिक्के यही चलाएंगे।
भारत में हालांकि इनकी मुख्यतः मुद्रा चांदी और तांबे की, अगर मुख्यतः पूछ ले। विश्व में सबसे, पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो निकिल धातु की मुद्रा इन्होंने चलाई, हिंदी एवं। हालांकि हिंदी एवं शासकों को हम बाद में जानेंगे, अभी हम सोर्स की बात कर रहे हैं, इनका पूरा विस्तार जानेंगे, इनका पूरी तरह ऑपरेशन किया जाएगा, कहां से आए क्या है, ठीक है, वो बाद की पोर्शन है, उसको देखेंगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इन लोगों ने किया, हिंदी एवं शासकों ने ये लेख लिखवाने शुरू कर दिए, कि चाचा मामा फूफा जो भी था, इन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया इनका, ठीक है जी। इनके सिक्कों, इनके सिक्कों की सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा जखीरा, सबसे बड़ी मीरज कहां से मिली है, और मीरज का आपका हिंदुकुश पर्वत की तरफ, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो हमने जाना, तो हमने आज ये जाना, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बस आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर यहां भी समझ में नहीं आएगा फिर कहीं समझ में आया, ध्यान रखना। टोटल देखो जी कितनी होंगी, देखो कभी ये मत पूछना कि हिस्ट्री की क्लास कितनी होंगी, हालांकि आपका अधिकार है, पूछ सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो आपका 30 क्लास में पूरी हिस्ट्री खत्म करा दूंगा, 30 क्लास में, ठीक है। लेकिन उसमें समस्या ये होगी, इसमें फिर आप ये कहोगे यार मजा नहीं आया, ठीक है। अब नहीं तो बाद में क्या होगे, मजा नहीं आया। सीधा फंडा है भाई, पूरा सब्जेक्ट क्लियर करते चलो, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट आप क्लियर करते चलो। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको टाइम का पता नहीं पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट मैं बनाऊंगा इतिहास में आपके साथ, ठीक है, वरना इतिहास में लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है जी। टाइम का पता नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो कोई क्वेश्चन किसी का, बस क्लियरली पढ़ते रहें आप। कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए, कोई बात समझ में ना आई हो, जो मैंने पढ़ाया हो। सब क्लियर है ना? ओके, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। सभी को नमस्कार, ओके।